बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो विटामिन से रिलेटेड है, यानी हम विटामिन्स के फ़वाइद को पढ़ेंगे कि इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे जो है वो क्या असरात बॉडी पे मरतब होते हैं, या फिर विटामिन्स जो हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं और विटामिन्स जो हैं वो किन किन ज़रिया से हमें हासिल होते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आपने पिछले लेक्चर में किया था आप वो इसमें ऐड कर लेंगे कि हयातीन को हयात परवर मादा भी कहते हैं और इंसानी जिस्म की नशोनुमा के लिए विटामिन्स बहुत ज़रूरी हैं। और विटामिन्स जो हैं वो हैं कौन कौन से, ए है विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। उसके बाद आप इसके जो हैं वो कुछ तजर्बात लिखेंगे कि यानी प्रोफेसर जो है वो डॉक्टर गॉलैंड हार्पनेस जो है उसका तजर्बा आप लिखेंगे कि वो कहते हैं कि 1910 में प्रोफेसर गॉलैंड ने जो है चूहों को एक ख़ास मुद्दत के लिए खालिस कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, नमकियात जो हैं और पानी से मिली जुली खुराक दी, जो उस वक्त समझा जाता था कि ये मुकम्मल न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी मुकम्मल ग़िज़ा उसको समझा जाता था। तो ये ग़िज़ा जो है उन्होंने दी। इसने देखा कि चूहे बहुत ही कमज़ोर हो गए। फिर इसने एक और ग्रुप लिया और इसने तजर्बा किया कि इन ज़रूरी अज्जा जो उसने ऊपर उन चूहों को दी थी उसके अलावा उसने दूध और ताज़ा फलों के रस का इजाफ़ा भी कर दिया। और एक ख़ास मुद्दत के बाद देखा कि ये चूहे वज़न और सेहत के एतबार से दूसरे ग्रुप वाले चूहों से बेहतर थे। तो फिर वहाँ से इसने दरियाफ़्त किया कि कुछ तो ऐसा जूस के जो रस था, जूस था या ताज़ा फल थे या दूध था, उनमें कुछ तो ऐसा था जिनसे चूहे जो हैं वो फले फूले, जबकि ऊपर उसने इतना कुछ देने के बावजूद सिर्फ जो है वो रस वगैरह नहीं दिया, फलों का दूध नहीं दिया, तो वो कमज़ोर होना शुरू हो गए। तो वहाँ से इसने जो है वो दरियाफ़्त की। उसके अलावा जो है डॉक्टर गॉलैंड ने जो है वो और फिर इनको विटामिन्स का नाम दिया इसने। 1948 में समुद्री सफ़र के दौरान वास्को डी गामा के 100 साथी स्कर्वे की बीमारी से मर गए, क्योंकि इस सफ़र के दौरान सब्जियां, फल और दूध का हासिल करना इनके लिए नामुमकिन था। यानी उन्होंने अपने साथ ये सारी चीज़ें नहीं रखी थी, जिसकी वजह से वो स्कर्वे की बीमारी से मर गए। अब ये बीमारी नहीं है, तब पहले ये बीमारी थी और बहुत सारे लोग इससे मरे थे। 1772 में कैप्टन कुक ने क्या किया कि ऑस्ट्रेलिया का एक लंबा समुद्री सफ़र किया और फलों और सब्जियों की वाफर मिकदार अपने साथ ले ली, और इसके ग्रोह का एक फ़र्द भी स्कर्वे की बीमारी का शिकार ना हुआ। यानी 1772 में जो है क्या हुआ, कैप्टन कुक ने जब ऑस्ट्रेलिया का सफ़र किया तो उसने जो है फल भी ले लिए, सब्जियां भी ले ली, दूध भी अपने साथ रख ली, तो उसके ग्रोह के कोई भी फ़र्द को स्कर्वे नहीं हुआ। तो वहाँ से पता चलता है कि कुछ तो ऐसा था, और वो कुछ ऐसा क्या था, वो विटामिन सी थे। डॉक्टर लैंड जो है नेक्स्ट किया कि लीमू और संतरा जो है उस स्कर्वे का बेहतरीन इलाज है, और विटामिन की कमी से एक और बीमारी है जो हमला करती है, वो बेरी है। यानी बेरी और स्कर्वे ये ऐसी तब बीमारियां थी जिसमें क्या होता था कि हड्डियां टूटना शुरू हो जाती थी, दांत गिरना शुरू हो जाते थे और लोगों की मौत वाक़या होना शुरू हो जाती थी, जबकि अब ये बीमारियाँ नहीं हैं। उसके बाद विटामिन की ईजाद हुई। डॉक्टर हिचकमैन का एक तजर्बा देख लेते हैं कि उन्होंने कहा कि ये साबित किया कि जो कैदी सफ़ेद चावल खाते थे इनमें जो है बेरी का शिकार नहीं हुए वो, और जो कैदी बगैर पॉलिश के जो है वो चावल खाते थे इनमें जो है वो बेरी हुई। इस तजर्बे से डॉक्टर जो हिचकमैन है उसने ये नतीजा निकाला कि चावल के ऊपर जो बारीक सा खाकी रंग का छिलका होता है, जो आम तौर पर हम पसंद नहीं करते, इसमें कुछ तो ऐसा था जो बेरी से हमें बचाता है। इस बारीक सी तह को जो चावल के ऊपर होती है, इसमें विटामिन बी का नाम उसको दिया। अब डॉक्टर ने जो हयातीन की दरियाफ़्त की, यानी विटामिन की दरियाफ़्त की, और ये डिफरेंट टाइप्स की विटामिन जो है वो दरियाफ़्त की, जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी, ई, के है और पी भी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि विटामिन ए जो है वो हमें किन ज़रिया से हासिल होता है। ये अंडे से हासिल होता है, हमें दूध में भी पाया जाता है, मक्खन में होता है, गाजर में होता है, पालक में होता है, आम, संतरे वगैरह में ये पाया जाता है। अच्छा, विटामिन ए का फ़ायदा क्या है? ये हयातीन जो है वो जिस्मानी नशोनुमा के लिए बड़ा ज़रूरी है, जिससे हमें क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करता है ताकि बीमारियां ना लगें, बीमारियों से बचाता है, हाजमे के अमल को भी तेज़ करता है। अब इसकी कमी के साथ इसको उल्टा कर दें कि ये हयातीन जो है वो क्या करता है कि इससे अगर कमी हो जाए तो जिस्मानी नशोनुमा रुक जाती है, जिससे हमें क़ुव्वत मदाफ़त की कमी हो जाती है और बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं, हाजमे का अमल जो है वो
ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि विटामिन ए की कमी की वजह से अशुभ चश्म जो रात को दिखाई नहीं देता जिन लोगों को, उनके अंदर भी विटामिन ए की ही कमी पाई जाती है। उसके अलावा भी है कि जल्द की बीमारियां हो सकती हैं, गले की सोजश, नज़ला, ज़ुकाम, मैदे की बीमारियां वगैरह जो है वो भी विटामिन ए की कमी की वजह से होती हैं। विटामिन बी के बारे में पढ़ लेते हैं। विटामिन बी जो है ये खमीरे आटे में होता है, चावल, गेहूं के छिलके में पाया जाता है, गोभी, आलू, अंडे, ताज़ा टमाटर वगैरह में, सब्जियों में ये होता है। अच्छा, अब विटामिन बी जो है इसकी वजह से बेरी बेरी का मर्ज़ होता था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs आता है कि बेरी बेरी का मर्ज़ किस विटामिन की कमी की वजह से जो है वो होता है, तो वो विटामिन बी की कमी की वजह से है। और अशुभ चश्म या नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो किसकी वजह से है, तो वो विटामिन ए की वजह से है। उसके अलावा विटामिन बी की कमी की वजह से जो है वो दिल का ख़राब होना, ठीक है, दिल की धड़कन तेज़ होना, सांस फूल जाना, तो खून की कमी की शिकायत वगैरह, इस तरह की बीमारियां जो हैं वो लगती हैं। विटामिन बी की आगे मज़ीद टाइप्स हैं। विटामिन B2 है, विटामिन B6 है, विटामिन B12 है। विटामिन B2 क्या है, ये कहाँ से हासिल होता है, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों से हासिल होता है। विटामिन B2 की कमी की वजह से जो है जल्दी बीमारियां लगती हैं, मुंह और ज़बान में ज़ख़म हो जाते हैं, सहाल वगैरह लगे रहना जो है वो इस तरह की बीमारियां लगती हैं। विटामिन B6 जो है ये अंडे की जर्दी में पाया जाता है, मटर, सोयाबीन, गोश्त वगैरह में, और इसकी कमी की वजह से नशोनुमा रुक जाती है, मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं विटामिन B6 की कमी की वजह से। उसके अलावा है विटामिन B12। विटामिन B12 जो है इसकी कमी की वजह से खून की कमी हो जाती है और बच्चों की नशोनुमा रुक जाती है। बच्चों की नशोनुमा के लिए विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन C क्या है, विटामिन C जितने भी तुर्श फल हैं उनमें पाया जाता है, जैसे कि संतरा है, माल्टा है, लीमू है, टमाटर है, इन सब में विटामिन C पाया जाता है। और ये आंवला में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। विटामिन D क्या है, ये विटामिन जो है दूध, मक्खन, मलाई, अंडों में पाया जाता है। और उसके अलावा ये हड्डियों और दांतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये MCQs आ सकता है कि हड्डियों और दांतों की नशोनुमा के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है, तो वो विटामिन D है। विटामिन D की कमी की वजह से क्या होता है, रिकेट्स की बीमारियाँ हो जाती हैं। ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि MCQs के तौर पे आ जाता है कि विटामिन D की कमी की वजह से कौन सी बीमारी लगती है, तो नीचे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, बेरी रिकेट्स, ये वो। तो आपको पता होना चाहिए कि विटामिन D की कमी की वजह से रिकेट्स की बीमारियाँ हो जाती हैं, यानी हड्डियाँ बच्चों की टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। बच्चों की हड्डियाँ टूटती नहीं बल्कि टेढ़ी हो जाती हैं। ख़वातीन को हमल और दूध पिलाने के ज़माने में जो है ये विटामिन ज़्यादा डॉक्टर रिकमेंड कर रहे होते हैं। विटामिन E ये गेहूं के बीज में पाया जाता है, अनाजों के बीज में पाया जाता है, मक्खन, दूध वगैरह में पाया जाता है। और विटामिन E की कमी की वजह से तौलीद व तनासल के निज़ाम में खलल पैदा आता है। उसके बाद है जी विटामिन K, ये पत्तों वाली सब्जियों में पाया जाता है और इसका जो काम है वो क्या है, जिगर के अफ़ाल को ये बेहतर रखता है, जिगर को ये दुरुस्त रखता है और बहते हुए खून को जमने में मदद देता है और खून को गाढ़ा करता है। अब ये भी आपसे ऑप्शन आ सकता है या विटामिन K का आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि विटामिन K के जो हैं वो कमी का असरात देखें, तो आपने लिखना है कि विटामिन K की कमी की वजह से जो है वो खून क्या होता है, पतला होना शुरू हो जाता है और बहते हुए खून को ये रोकता है और खून को गाढ़ा करता है। विटामिन P है, ये हयातीन, संतरे, माल्टे, लीमू के छिलके में पाया जाता है। खुराक में इनकी मौजूदगी से खून की शरियानें और वरीदें यानी वेंस और जो आर्टरीज़ हैं वो दुरुस्त रहती हैं विटामिन P की वजह से। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑप्शन आ सकता है कि जो वेंस और आर्टरीज़ हैं ब्लड की वो किसकी वजह से बेहतर रहती हैं, तो वो विटामिन P की वजह से जो हैं वो बेहतर रहती हैं, उनका काम बेहतर रहता है। तो ये सारे जो हैं वो विटामिन थे। विटामिन P था, विटामिन K था, विटामिन E था। तो आपने इसकी कमी के साथ इसके फ़वाइद सबको याद करना है और ये किन ज़रिया से हासिल होती है वो 2 से 3 लिख कर आगे आपने वगैरह लगा देना है। इन सब विटामिन्स के वो किन ज़रिया से हासिल होते हैं, एक एक ज़रिया को याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको आसान लगते हैं वो 2 से 3 याद करें और उसको जो है वो लिख दें। उसके अलावा इसको थोड़ा सा हम पीछे से इसको रिव्यू कर लेते हैं। तो हमने डॉक्टर गॉलैंड हार्पनेस के तजुर्बात इसमें किए हैं, ठीक है, और ये बाकी हिस्ट्री आपने देख लेनी है जो मैंने आपको करवाई है। और उसके बाद हमने विटामिन A किया है, B किया है, B2 की है, B6, B12 और विटामिन C की है, विटामिन D की है, विटामिन E, K और
पी की, और सबका डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये है कि जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताए हैं कि इसमें से आ सकते हैं, अगर आपको ब्लड वेन्स और ब्लड आर्टरी से रिलेटेड आए तो आपने समझ लेना है कि विटामिन पी की बात हो रही है। अगर खून के बहने और जमने की बात आए तो आपने समझ लेना है कि विटामिन के की बात हो रही है, ठीक है। तौलीदो तनासल की बात आए तो विटामिन ई की बात हो रही है। बच्चों की हड्डियाँ टेढ़ी होने की बात आए, रिकट्स की बात आए तो विटामिन डी की बात हो रही है। विटामिन सी की बात संतरे माल्टे से रिलेटेड आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा विटामिन B12 बच्चों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। B6 के बारे में पता होना चाहिए आपको, और विटामिन बी जो है उसकी कमी की वजह से बेरी बेरी का मर्ज़ हो जाता है, ये पता होना चाहिए। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मुतवाज़िन ग़िज़ा से क्या मुराद है, यानी बैलेंस डाइट जो है वो क्या होती है। बैलेंस डाइट का चार्ट तैयार करते वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो मुतवाज़िन ग़िज़ा क्या होती है, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन करेंगे। मुतवाज़िन ग़िज़ा से मुराद वो ग़िज़ा है जो सेहत को बहाल रखे और मामूल की ज़िंदगी के लिए मतलूबा तवानाई और नशोनुमा के लिए तौलीदी ज़रूरियात भी पूरा करे। या आप ये डेफिनेशन कर सकते हैं कि ऐसी ग़िज़ा जो तमाम ज़रूरी अज़ा के साथ साथ जिस्म की कैलोरिक ज़रूरियात को भी पूरा करे। तो ये आसान डेफिनेशन है, आप ये डेफिनेशन कर लें कि ऐसी ग़िज़ा तो आपको पता है ना ग़िज़ा क्या है। तो ग़िज़ा बैलेंस डाइट जो होती है यानी मुतवाज़िन ग़िज़ा जो होती है वो ऐसी ग़िज़ा है जो जिस्म के जो है वो तमाम जिस्म को ज़रूरी अज़ा देने के साथ साथ उसकी कैलोरी ज़रूरियात को भी पूरा करे, हमारी कैलोरीज रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही हो जो, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कि ये एक्चुअली बैलेंस डाइट है। ग़िज़ा के ज़रूरी अज़ा में लाहमियात जैसे 6 आपने पीछे पढ़े थे इसके अज़ाए तरकीबी, तो लाहमियात है, नशास्ता है, हयातीन, रोगनियात और नमकियात के अलावा पानी भी शामिल है। खुराक में इनका शामिल होना ज़रूरी है, मगर इनमें इनकी मिकदार इस तरह मुतय्यन करनी होगी कि ये हमारी रोज़ाना की कैलोरीज को ज़रूर पूरा करे। यानी आप जब बैलेंस डाइट या डाइट की बात करते हैं तो आपके ज़हन में फ़ौरन यही चीज़ आती है कि आप ऐसी खुराक तैयार करें कि डेली की आपकी रिक्वायरमेंट्स को, आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही हो। यानी उसके अंदर हयातीन भी हों, उसके अंदर जो हैं वो लाहमियात भी हों, रोगनियात भी हों, पानी भी हो, ताकि वो इंसानी जिस्म की जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर रही हो। आगे की एग्जांपल दी है कि ऐसी होगी जैसे किसी गाड़ी में पेट्रोल तो भर दिया जाए मगर रेडिएटर में पानी या इंजन में जो है वो मोबाइल ऑयल जो है वो टायरों में हवा ना देखी जाए। तो ये इस तरह है कि अगर आप सिर्फ ग़िज़ा खा रहे हैं, आपको नहीं पता कि एक्चुअली बैलेंस डाइट है क्या। आप हो सकता है आप विटामिन्स तो ले रहे हैं लेकिन लाहमियात नहीं ले रहे, तो वो भी तो आपके टिश्यू को बनाने के लिए ज़रूरी है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। अच्छा, निशास्ता के 1 ग्राम में तकरीबन कितनी कैलोरीज़ होती हैं? 4.3 कैलोरीज़ होती हैं। लाहमियात के 1 ग्राम में 4 कैलोरीज़ होती हैं। रोगनियात में के 1 ग्राम में 9 कैलोरीज़ होती हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है और MCQs के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जब हम मुतवाज़िन ग़िज़ा के औसाफ़ क्या हैं या मुतवाज़िन ग़िज़ा के जब हम चार्ट बना रहे होते हैं तो हमें किन बातों को जो है वो मद्देनज़र जो है वो रखना चाहिए। चंद बातें इसके लिए ज़रूरी है। उम्र यानी एज, जब भी खुराक का चार्ट तैयार कर रहे हो, तो सबसे पहले उम्र का ख्याल रखना चाहिए, एज का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, कि किस एज के लिए बैलेंस डाइट बना रहे हैं, किस एज के लिए आप डाइट दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कि जैसे कि छोटा बच्चा है तो उसकी डाइट उसकी उम्र के मुताबिक बनेगी। बहुत छोटा बच्चा है, 6 माह का है, साल का है, तो आप 6 माह का स्पेशली तो आप उसको दूध देंगे ना, आप उसको रोटियाँ तो नहीं खिलाना शुरू कर देंगे ना, वो खाएगा, ठीक है। तो आप उस तरह से उसकी डाइट प्लान करेंगे। फिर बच्चा बड़ा होता जाएगा, 1.5 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, फिर आप उसके चीज़ें सॉलिड ऐड करते जाएंगे। तो हम जब भी बैलेंस डाइट की बात करते हैं सबसे पहले एज को मद्देनज़र रखते हैं कि किस एज ग्रुप के लिए जो है वो खुराक तैयार की जा रही है। तो एज को बहुत ज़रूरी है कि एज आप देखें, बूढ़ों के लिए तो नहीं खुराक तैयार कर रहे, नौजवान अब है तो उसको डिफरेंट किस्म की खुराक चाहिए होगी ना। सेक्स यानी सेक्स का भी आपने बड़ा ख्याल रखना है कि आप मर्दों के लिए खुराक बना रहे हैं या औरतों के लिए तैयार कर रहे हैं। अब मर्द जो बाहर काम करने वाला मर्द है, एक मज़दूर है, ज़ाहिर है उसको ज़्यादा खुराक की ज़रूरत है, जबकि एक औरत घर में रहने वाली अगर वो फ्री है तो उसको उतनी खुराक नहीं चाहिए जितनी एक मज़दूर को खुराक चाहिए। तो इस बात का भी ख्याल रखना है। आबोहवा यानी क्लाइमेट का बड़ा ख्याल रखना है। सर्दी में गर्म चीज़ें, गर्मी में जो है वो ठंडी चीज़ों का अपने चार्ट में जो है वो डालें। और अगर क्लाइमेट का हम हिसाब नहीं रखेंगे
ये तो बीमार हो जाएंगे। ज़ाहिर है अगर सर्दी में हम जो है ज़्यादा सर्द चीज़ें खाएंगे तो नज़ला ज़ुकाम लगेगा, गर्मी में गर्म चीज़ें खाएंगे स्टमक ख़राब होगा। तो इस तरह क्लाइमेट का भी ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। प्रोफेशन का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप एक तालिब इल्म के लिए खाना बना रहे हो, एक मज़दूर के लिए बना रहे हो। ज़ाहिर है एक बच्चा स्कूल जाने वाला है, स्टडी करने वाला है, तो उसको भी थोड़ी खुराक अच्छे वाली चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप देखते हो कि एक मज़दूर के लिए आप खाना बना रहे हो उसका पेशा प्रोफेशन है, तो उसको ज़ाहिर है उस स्टूडेंट से ज़्यादा खुराक चाहिए। तो प्रोफेशन का बड़ा ख्याल रखना है आपने खुराक को तैयार करते हुए। फ़िज़ीक और वेट का बड़ा ख्याल रखना है। जिस अफराद के वज़न और जिस्म को आपने मद्देनज़र रखना है। एक दुबले पतले आदमी की निस्बत मोटे और भारी शख्स को ज़्यादा मिक़दार में ग़िज़ा चाहिए होती है। तो आप ग़िज़ा तैयार करते वक्त जिस बंदे के लिए आप ग़िज़ा तैयार कर रहे हैं, बैलेंस डाइट दे रहे हैं, उसकी आपने जिसामत और वज़न का भी बड़ा ख्याल रखना है कि उसका वेट कितना है, उसकी फ़िज़ीक कितनी है। ज़ाहिर है वो उस हिसाब से खाएगा। तो इस चीज़ को जो है वो बड़ा मद्देनज़र रखना है। तो हमने इस जो लेक्चर में क्या किया, मुतवाज़िन ग़िज़ा से क्या मुराद है, इसकी डेफिनेशन आपने की है कि ऐसी ग़िज़ा जो तमाम ज़रूरी अज़ा के साथ साथ जिस्म की कैलोरी ज़रूरियात को पूरा करे। यानी बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों, लाहमियात, हयातीन, विटामिन्स, नमकियात, वाटर, सब कुछ मौजूद हो, और आप डेली बेसिस पे जो खुराक तैयार कर रहे हैं उसके अंदर ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हो, ताकि आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो। जैसे कि एक वर्किंग वूमेन को दिन में 3500 कैलोरीज़ चाहिए, तो क्या आप 3500 कैलोरीज़ ले रहे हैं? तो उस चार्ट को तरतीब देते हुए हमें इन सारी चीज़ों को, इन सारे न्यूट्रिएंट्स को मद्देनज़र रखना है ताकि कोई भी मिस ना हो और सारी चीज़ें प्रोवाइड हों बॉडी को। उसके अलावा हमने औसाफ किए हैं कि मुतवाज़िन ग़िज़ा के औसाफ क्या होते हैं, कि उम्र का ख्याल रखा जाए जब आप कोई जो है वो फूड तरतीब दे रहे हैं, बैलेंस डाइट बना रहे हैं। सेक्स का ख्याल रखें, मर्दों के लिए बना रहे हैं, औरतों के लिए बना रहे हैं। क्लाइमेट का ख्याल रखें, सर्दियों का खाना बना रहे हैं, गर्मियों का बना रहे हैं। किस किस्म का आप बैलेंस डाइट में जो है वो क्लाइमेट को किस तरह से लेंगे, आपको ये पता होना चाहिए। प्रोफेशन क्या है जिनके लिए खाना बनाने जा रहे हैं, जिनके लिए बैलेंस डाइट देने जा रहे हैं, डाइट प्लान करने जा रहे हैं, उनका प्रोफेशन क्या है। क्या उनको बहुत ज़्यादा मिक़दार में खुराक चाहिए या क्या उनको मुनासिब ही खुराक चाहिए। और जिनके लिए खुराक तरतीब दी जा रही है, क्या उनकी फ़िज़ीक और वेट का भी आपको पता होना चाहिए। ज़ाहिर है बहुत मोटा आदमी है तो ज़्यादा खाना खाएगा, पतला होगा तो थोड़े से ही उसका पेट भर जाएगा। तो आपको इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। अब ये जितने हमने औसाफ पढ़े हैं, उम्र पढ़े, जिन्स पढ़ी है, आबो हवा पढ़ी है, पेशा, जिसामत और वज़न, ठीक है, इन सब को मद्देनज़र रखना बैलेंस डाइट के अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर इन सारी चीज़ों को हम नहीं देखते और अंधाधुंध बस बैलेंस डाइट तरतीब दे देते हैं, बना देते हैं, तो उस बैलेंस डाइट का कोई फ़ायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान है। जब तक हम इन औसाफ को, इन पांचों चीज़ों को देख के मद्देनज़र रख के नहीं अपना बैलेंस डाइट बनाएंगे तो वो बैलेंस डाइट नहीं बन सकती प्रॉपर, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर तरीके से जो है वो इन औसाफ को देखा जाए, एज देखी जाए, सेक्स देखा जाए, क्लाइमेट देखा जाए, प्रोफेशन देखा जाए, उस बंदे का वेट, फिज़िक्स देखा जाए। तो उसके मुताबिक जब खुराक तरतीब दी जाएगी तो एक्चुअली वही खुराक जो है वो बैलेंस डाइट कहलाएगी। और बैलेंस डाइट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर जो है वो बॉडी की बेहतर तौर पर नशोनुमा नहीं हो सकती, क्योंकि डाइट को प्लान करके चलना, डाइट में सारी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स का पूरा होना बड़ा ज़रूरी है ताकि बॉडी की अच्छी ग्रोथ हो सके, अच्छी नशोनुमा हो सके। अगर बच्चे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हमने इनमें रखनी है, ताकि कौन सी खुराक ऐसी रखनी है ताकि इनकी बेहतर नशोनुमा हो, इनको कोई विटामिन B6 या विटामिन B या किसी और विटामिन की कमी ना हो जाए। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के जो खुराक तरतीब दी जाती है वही एक्चुअली बैलेंस डाइट कहलाती है।